हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 2 अगस्त के कंप्लीट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट्स की वीडियो हम अपलोड करते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर किसी आर्टिकल के ऊपर कोई वीडियो बनाई जाती है तो वो आपके पास डायरेक्टली पहुँच सके। इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे सो दैट इट कैन हेल्प यू अ लॉट ऑफ इन एग्ज़ाम। और पूरे करंट अफेयर को आपको लास्ट तक पूरे करंट अफेयर देखना है, उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से सुनना है, और हो सके तो एटलीस्ट 6 क्वेश्चन आप यहाँ पे करेक्ट करिए, ताकि आपको एक अंदर सेटिस्फेक्शन मिल सके कि 10 आउट ऑफ 6 जो आप इसमें करेक्ट करते हैं उसमें आपको एक क्लियर सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। चलिए ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द जेज़ीरो क्रेटर लोकेटेड। जेज़ीरो क्रेटर कहाँ पे लोकेट करता है? ऑप्शन है चाइना, ब्राज़ील, चिली या नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, उसके बाद कंप्लीट डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। चलिए ठीक है, देख लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर जो यहाँ पे है ये इसका ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव। क्यों? जेज़ीरो जो क्रेटर है ये कहीं पे भी लोकेट नहीं करता, ना चाइना में, ना ब्राज़ील में, ना चिली में। क्यों? क्योंकि जेज़ीरो क्रेटर है, इट इज़ द क्रेटर ऑन द मार्स। ठीक है, ये मार्स के ऊपर एक क्रेटर है। ठीक है, मतलब जहाँ पे अभी रिसेंटली क्या किया गया है, यूएस का परसेवरेंस नाम का एक रोवर है, ठीक है, जो मार्स की सतह है, ठीक है, मार्स के सरफेस पे लैंड करेगा और वहाँ की जो सरफेस है उसके बारे में क्या करेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और वहाँ से कुछ रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करके लेके आएगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अर्थ में हम चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये था, जिसकी लोकेशन कहाँ पे हो गई, इसकी लोकेशन हो गई आपकी मार्स के ऊपर, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द अबव रहेगा। तो ये याद रखना, जेज़ीरो क्रेटर कहाँ पे लोकेट करता है, ये मार्स पे लोकेट करता है। अच्छे तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन रखिएगा। जेज़ीरो क्रेटर इज़ द लैंडिंग साइट फॉर द मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर। ठीक है, यही जो मैंने आपको पहले बताया वही चीज़ है। और नासा चूज जेज़ीरो क्रेटर एज द लैंडिंग साइट फॉर द परसेवरेंस रोवर बिकॉज, अब इसको क्यों चुना गया है ये जेज़ीरो क्रेटर को ही? क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं उनका बिलीव है कि द एरिया वॉज वंस फ्लडेड विथ वाटर। ये जो एरिया था एक बार क्या है, पानी से भर चुका था, एंड वॉज होम टू एन एंशियंट रिवर डेल्टा। ठीक है, जो एक पुरानी रिवर डेल्टा का क्या था, एक होम था। इसलिए यहाँ पता करने के लिए कि वहाँ किस तरीके के लोग रहते थे, किस तरीके के वहाँ का एनवायरनमेंट है, तो इसके लिए ये भेजा गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है और दिस इज़ द थर्ड मिशन। ठीक है, ये थर्ड मिशन है, ये भी याद रखना है। थर्ड कौन सा? रिसेंटली इस ईयर का 2020 का थर्ड मार्स मिशन है। इसके पहले 2 मिशन को पहले भी लॉन्च कर चुके हैं। पहला चाइना ने किया था, जिसको तियांगवेन 1 कहा जाता है, और सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका यूएई ने किया था। इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे उस मिशन का नाम क्या था। ठीक है, काफ़ी इजी है। इसमें हमारी जो कंट्री की इसरो है ये भी पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया ये भी आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लू हार्ट कैंपेन। ठीक है, ब्लू हार्ट कैंपेन के ऊपर 2 स्टेटमेंट आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ ग्लोबल अवेयरनेस राइजिंग इनिशिएटिव टू फाइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है, ये पहला ग्लोबल अवेयरनेस राइजिंग इनिशिएटिव है जो फाइट करेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से एंड इसके इम्पैक्ट जो सोसाइटी में पड़ेगा उससे। सेकंड है, इंडिया इज़ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ब्लू हार्ट कैंपेन। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, इसके बारे में फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानते हैं। चलिए देख लेते कौन सा आंसर सही है। जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 मतलब ए राइट आंसर है, सेकंड गलत है, क्योंकि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों न्यूज़ में था? रिसेंटली क्या हुआ है, 13 जुलाई को हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे को सेलिब्रेट किया। इसमें क्या किया जाता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, मतलब जो मानव तस्करी होती है, लोगों को स्लेवरी में डाल दिया जाता है, उनको रोकने के लिए, डिजिटल स्लेवरी से बचाने के लिए, डिजिटल ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए ये डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसी के ऊपर ये 2 स्टेटमेंट हमने बनाई थी, ताकि आप याद रखें कि जो ब्लू हार्ट कैंपेन है ये किससे रिलेट करता है। अब इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये भी याद रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट इसके बारे में समझ लेते हैं। ये एनकरेज करता है जो इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट्स की, सिविल सोसाइटी, कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडिविजुअल, साथ ही साथ इंस्पायर करता है एक्शन एंड हेल्प प्रिवेंट दिस हीनियस क्राइम को, ताकि इस तरीके की हीनियस क्राइम को क्या किया जा सके, रोका जा सके। इसको लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा 2019 में। ठीक है, ब्लू कैंपेन को 2019 में लॉन्च किया था। ठीक है, याद रखना ब्लू हार्ट कैंपेन को। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन वॉलंटरी ट्रस्ट फंड फॉर विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए वर्क करता है।
है, तो ये भी आपको याद रखना है। और कब लॉन्च किया गया था, 2019 में लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल फूड लॉस एंड वेस्ट नॉर्म्स अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, जो किसके ऊपर, जो ग्लोबल फूड लॉस एंड वेस्ट नॉर्म्स के ऊपर दी गई हैं और किसके रिगार्डिंग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिगार्डिंग है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द फूड लॉस इंडेक्स, जिसको FLI बोलते हैं, ये फोकसेस है ऑन फूड लॉसेज दैट ऑकर फ्रॉम प्रोडक्शन अप टू एंड नॉट इंक्लूडिंग द रिटेल लेवल। ठीक है, जो फूड लॉसेज होता है ये फोकस करता है फूड लॉसेज के ऊपर जो कि ऑकर होता है फ्रॉम द प्रोडक्शन अप टू द रिटेल लेवल। ठीक है, जो प्रोडक्शन से लेके रिटेल लेवल तक ऑकर होता है। सेकंड है द फूड वेस्ट इंडेक्स, जिसको FWI कहते हैं, ये मेजर्स करता है द वेस्टेड फूड इन द रिटेल एंड द कंजम्पशन लेवल। ठीक है, जो रिटेल एंड द कंजम्पशन लेवल पे वर्क करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, पहले समझ लीजिए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 12, उसका एजेंडा है वो ये चाहते हैं कि जो इंश्योर करना सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। ठीक है, ताकि जो टारगेट है 12.3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जो एम करता है कि बाय 2030 हाल्व द पर कैपिटा ग्लोबल फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड द कंजम्पशन लेवल, ताकि जो हाल्व करना है, कंप्लीट करना है जो पर कैपिटा ग्लोबल फूड वेस्ट है। ठीक है, कि उसको क्या करना है, उसको रोकना है, चाहे वो रिटेल लेवल से लेके कंजम्पशन लेवल पर ही क्यों ना हो। और रिड्यूस करना है फूड लॉसेस को अलॉन्ग प्रोडक्शन एंड द सप्लाई चेन्स इंक्लूडिंग द पास्ट हार्वेस्ट लॉसेस। साथ ही साथ कम करना जो फूड लॉसेस है। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा फूड लॉस हो जाता है, ताकि कहाँ से, चाहे वो प्रोडक्शन में हो चाहे वो सप्लाई चेन्स में हो। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है उनको भी रिड्यूस करना है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका एजेंडा है 12, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 का एजेंडा है, जिसको 2030 तक हमको अचीव करना है। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में जो ये दिया गया है यहाँ पे, द फूड लॉसेस इंडेक्स फोकस करता है फूड लॉसेस जो ऑकर करता है फ्रॉम प्रोडक्शन अप टू द रिटेल, हमने देख लिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड है द फूड वेस्ट इंडेक्स, जो मेजर करना वेस्टेड फूड इन द रिटेल एंड द कंजम्पशन लेवल, तो रिटेल से लेके कंजम्पशन लेवल तक इसका मेजर करना, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर यहाँ आपका सी हो जाता है, जिसका बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्टेड बाय द नतीशा फ्रॉम द शिवा। अब ये नतीशा शिवा से रिलेट का मतलब जो लॉर्ड शिवा हैं, इनके किस पॉइंट से, मतलब किस फॉर्म से ये रिलेट करता है। ऑप्शन है लॉर्ड ऑफ डांस, लॉर्ड ऑफ योगा, अ मस्कुलाइन एंड द फेमिनाइन फॉर्म एंड लॉर्ड ऑफ टाइम। तो ये कहाँ से लोकेट करता है आपको बताना है, फिर इसके बारे में देखेंगे आखिर न्यूज़ में क्यों था और इसके ऊपर ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन क्यों बनाया गया है। चलिए वीडियो को पॉज करिए ना, आंसर दीजिए। ओके, देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर है। यहाँ जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड ऑफ शिवा। ठीक है, ये जो नतीशा है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड ऑफ शिवा। ठीक है, जो आपके शिवा, ठीक है, लॉर्ड ऑफ शिवा हैं, उनके डांस से लोकेट करता है। ठीक है, उनके डांस से ये डिपिक्टेड किया गया था नतीशा को। अब हुआ क्या था, पहले थोड़ा सा नतीशा के बारे में जान लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आखिर ये क्यों था। जो लॉर्ड ऑफ जो आपके शिवा हैं, ठीक है, मतलब नतीशा, और जो नतीशा इज़ अ लॉर्ड ऑफ डांस फॉर्म ऑफ शिवा, जो आपके नतरजा है। ठीक है, सॉरी एक मिनट पहले कंप्लीट स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। नतरजा इज़ अनदर डांसिंग फॉर्म ऑफ शिवा। ठीक है, नतीशा एंड नतरजा दो अलग अलग डांसिंग फॉर्म है किसके, शिवा को। इट इज़ फाउंड इन द वेरियस स्कल्पचर एंड द आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरीके की काफ़ी स्कल्पचर्स बने हुए हैं, काफ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ पे इस तरीके के डांस फॉर्म हमको देखने को मिलते हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ है, 19th एंड 10th सेंचुरी की जो प्रतिहारा स्टाइल की जो आइडल पेंटिंग थी, ठीक है, आइडल आप बोल सकते हैं, एक स्कल्पचर थी लॉर्ड शिवा की जिसका नाम क्या था, नतीशा। इसको स्टॉलन कर लिया गया था 1998 में फ्रॉम द घटेश्वर टेम्पल बरौली राजस्थान से। ठीक है, और हैज़ बीन रिपेट्रिएटेड टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बाय द इंडियन हाई कमिश्नर इन लंदन। तो जो इंडियन हाई कमिश्नर है लंदन के, उनके द्वारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने है, ठीक है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको रिपेट्रिएट कर लिया है बाय द इंडियन हाई कमिश्नर इन लंदन के द्वारा। ठीक है, जिसको ये मूर्ति कहाँ चली गई थी, लंदन में कोई न किसी ने इसको इंडिया से चुरा के वहाँ पे लंदन में रख दिया था। ठीक है, तो ये कहाँ से लोकेट करती है, राजस्थान घटेश्वर टेम्पल से लोकेट करती थी, जो शिवा का एक डांस फॉर्म के रूप में इसकी मूर्ति है। इसकी आप फोटो देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो इसका जो पेंटिंग स्टाइल है ये कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रतिहारा स्टाइल है। ठीक है, ये याद रखना है। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश का खजुराहो टेम्पल है वो भी प्रतिहारा टेम्पल, एक प्रतिहारा स्टाइल का ही काफ़ी सुंदर
फॉर्म है, तो आपको ये भी याद रखना है इसके अलावा की भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेस्ट वाइज सिटीज़ इनिशिएटिव। तो वेस्ट वाइज सिटीज़ इनिशिएटिव के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द यूएन हैबिटेट, ये यूएन हैबिटेट का एक इनिशिएटिव है। सेकंड है इट एम्स टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन सिटीज़, इसका जो एम है एड्रेस करना जो चैलेंज होते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिटीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, फिर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूरा चेक करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, और आंसर दीजिए। चलिए देख लेते कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे जो आंसर है ये आपका ऑप्शन सी सही है। क्यों? क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है आपका यूएन हैबिटेट का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का। सेकंड है इट एम टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ इन सिटीज़, तो ये भी सही है कि ये एड्रेस करता है जो चैलेंजेस होते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सिटीज़ के अंदर, ठीक है। आप थोड़ा सा इसके बारे में डीप में समझ लीजिए। यूएन हैबिटेट ने इसको लॉन्च किया था वेस्ट वाइज सिटीज़ को कैंपेन को 2018 में विद अ सेल फॉर एक्शन इन सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन सिटीज़, ताकि जो एक्शन है सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिटीज़ में उसको क्या किया जा सके, उसको अचीव किया जा सके। अंडर दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के अंदर जो यूएन हैबिटेट है इसने इनवाइट की सिटीज़ को ताकि वो ज्वाइन करे वेस्ट वाइज सिटीज़ कैंपेन को, ठीक है। टू ज्वाइन सिटीज़ आर रिक्वेस्टेड टू कन्फर्म देयर कमिटमेंट टू फॉलो द की प्रिंसिपल्स, और जो सिटीज़ में ज्वाइन थी उनको एक की प्रिंसिपल जो था इस ये जो कैंपेन का, ताकि वो क्या कर सके, इस ये जो कैंपेन है इसको और ज़्यादा फॉलो कर सके, विच असिस्ट दैम ऑन देयर वे टू बिकमिंग अ वेस्ट वाइज सिटी, ताकि आप वेस्ट वाइज सिटीज़ बन सके। इसलिए इस इनिशिएटिव के अंदर जो भी सिटीज़ थी उनको ये रूल फॉलो करना मैंडेटरी इन्होंने कर दिया था, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द टर्म लाइफ इन द यूनिवर्स इन न्यूज़ रिसेंटली। तो यूनिवर्स के रिगार्डिंग, जो यूनिवर्स मतलब आप बोल सकते हैं जो लाइफ टर्म है इन द यूनिवर्स इन न्यूज़, ठीक है, जो न्यूज़ में था वो यूनिवर्स के रिगार्डिंग किस तरीके से करेक्ट है। ऑप्शंस हैं लाइफ बेस्ड ऑन बायोलॉजी एनालॉजस टू दैट फाउंड ऑन द अर्थ, जो लाइफ होती है बेस्ड ऑन बायोलॉजी एनालॉजस उसको जो फाउंड होती है अर्थ में उसको लाइफ कहा जाता है, LYFE। सेकेंड है लाइफ फॉर्म्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड ऑन अर्थ, और जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, याद रखना किसके रिगार्डिंग में सारी बातें हो रही है, LYFE के रिगार्डिंग में, इसको LIFE से बिल्कुल भी आपको रिलेट नहीं करना है, ठीक है। तो सेकंड है लाइफ फॉर्म्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड ऑन अर्थ, तो ये जो लाइफ है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है जो अर्थ में फाउंड की जाती है। थर्ड है लाइफ ऑन अर्थ एंड द पॉसिबल अननोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन यूनिवर्स, की लाइफ ऑन जो अर्थ है, ठीक है, और जो पॉसिबल अननोन, ठीक है, जो हो सकता है कि एक अननोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ हो जो यूनिवर्स में, उससे रिलेट करता है, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी भी स्टेटमेंट से ये रिलेट नहीं करता है। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए, फिर समझेंगे किससे रिलेट करता है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर, इसका राइट आंसर सी है, लाइफ ऑन अर्थ एंड द पॉसिबल अननोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन यूनिवर्स, कि यूनिवर्स में इस तरीके की कोई दूसरी लाइफ भी लोकेट करती है, मतलब वो इस तरीके उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, इसके ऊपर ये LYFE बात करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये सारी चीज़ें क्यों न्यूज़ में, ठीक है, देखो मैंने स्टेटमेंट को काफ़ी अलग अलग तरीके से बना के आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर टर्म के बारे में पूछता, ताकि आप वहाँ पे अच्छे तरीके से वर्क कर सको, ठीक है, मतलब समझ सको उस चीज़ को, उसके तरीके से अच्छे से आंसर्स के ऊपर लिख सको। देखिए नासा का ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको परसेवरेंस रोवर कहा गया है, ठीक है, जो जिसका रोवर का नाम परसेवरेंस है, ठीक है, वो डेवलप मतलब वो वहाँ जाके ये पता करेगा कि किस तरीके की लाइफ मार्स के ऊपर है, ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ का जो CO2 गैस है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा, ताकि ये भी चेक किया जा सके कि वहाँ पे लाइफ फ्यूचर में पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। थोड़ी सी स्टेटमेंट ये पढ़ लीजिए ताकि समझ में आ जाए। अ न्यू रिसर्च सपोर्टेड बाय नासा's एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम हैज़ डेवलप अ नोवल एंड द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ लाइफ, उन्होंने एक लाइफ की डेफिनेशन दी है जिसको LYFE लाइफ कहा गया है। अ डेफिनेशन दैट एनकैप्सुलेट्स लाइफ ऑन अर्थ बट ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ नॉट एज वेल एज वी नो इट एल्सवेयर ऑन द बोर्ड, ठीक है, जिस तरीके की है हम लाइफ अभी जिसको अभी अर्थ में देख रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब जगह इसी तरीके की लाइफ हो, सब जगह कोई लोग जो ऑक्सीजन है उसी पे डिपेंडेंट हो, शायद कोई अदर गैस को लेके भी वो अपना जीवन सर्वाइव कर रहे हो, तो इसी के ऊपर ये वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर से रिलेटिंग आपके ऊपर स्टेटमेंट आपको बताना है
कि इसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, ही सर्व ट्विस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सेकंड है, ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग पार्टिसिपेंट्स इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि ये जो लीडिंग पार्टिसिपेंट थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। थर्ड है, मोहम्मद अली जिन्ना डिफेंडेड तिलक इन अ सेडिशन केस, ठीक है, जब उनके ऊपर सेडिशन का केस मतलब देशद्रोह का जब केस हुआ था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको डिफेंड किया था। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शंस है ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन 3 मतलब ओनली 3 एंड 2 एंड 3 ओनली। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, ओनली सी, मतलब जो मोहम्मद अली जिन्ना है इन्होंने बस केवल सेडिशन केस में तिलक को सपोर्ट किया था, उनको डिफेंड किया था, बाकी ऐसा कहीं भी नहीं है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। एंड ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग पार्टिसिपेंट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में थे ही नहीं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा और अगर इसके बारे में समझोगे तो इन 1987 तिलक वॉज अरेस्टेड एंड ट्राइड फॉर सेडिशन बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, तो इनको बॉम्बे हाई कोर्ट में सेडिशन का केस इनके ऊपर लगा दिया गया था। और जो दीनसेवर देवर थे, द लॉयर हु सिक्योर्ड हिम बेल, उन्होंने इनको बेल दिलाई थी एंड लेटर बिकेम द जज एंड पास्ड अ सेंटेंस ऑन हिम 1908, और 1908 में इनकी डेथ हो गई थी। तिलक वॉज अरेस्टेड इन 1908, 1908 में तिलक को अरेस्ट कर लिया गया था एंड चार्ज विद सेडिशन फॉर सेकेंड टाइम, और दूसरी बार इनके ऊपर सेडिशन का केस लगाया गया था। और इनिशियली जिन्ना अपीयर्ड फॉर तिलक एंड अप्लाइड फॉर बेल, अब इस बार जिन्ना ने इनको बेल दिलाई थी बट दिस वॉज रिजेक्टेड बाय द जस्टिस डावर, और इस समय जस्टिस डावर के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। फिर मोहम्मद अली जो जिन्ना थे सक्सेसफुली डिफेंडेड किए गए तिलक इन द लेटर्स थर्ड सेडिशन ट्रायल इन 1916, और तीसरा सेडिशन जो ट्रायल था 1916 में, उसमें इनके ऊपर जो केस लगा हुआ था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको सपोर्ट किया गया था, जिसमें इनको जो सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था, ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर सी था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपोर्ट टॉक्सिक ट्रुथ चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लीड पॉल्यूशन हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, तो जो टॉक्सिक ट्रुथ एक रिपोर्ट है जिसका फुल फॉर्म है टॉक्सिक ट्रुथ चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लीड पॉल्यूशन, ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? ऑप्शन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड सेव द चिल्ड्रन फंड। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी मतलब यूनिसेफ, जिसको यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड कहा जाता है, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म में ये भी आपको याद रखना है, इसने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो बताया गया है कि जो कोलैबोरेशन विद द प्योर अर्थ, ठीक है, यूनिसेफ ने कोलैबोरेशन विद द प्योर अर्थ के साथ इसको क्या किया है, कोलैबोरेट करके इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसमें एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जो प्योर अर्थ क्या है? प्योर अर्थ एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक वर्क किया, जिसमें इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। फिर है अराउंड 1 in 3 चिल्ड्रन, ठीक है, लगभग 1 से 3 चिल्ड्रन जो होते हैं अप टू 800 मिलियन ग्लोबली हैज़ ब्लड लीड लेवल्स एट और अबव 5 माइक्रोग्राम्स पर डेक्लिटरी, a level that the World Health Organization have stated it require global and the regional interventions, ठीक है। तो जो 1 से 3 चिल्ड्रन है, ठीक है, अराउंड पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 800 मिलियन अगर ग्लोबली आप इनको लेके सर्वे किया है, जिसमें ये पाया गया कि जो ब्लड लेड लेवल्स है और अबव 5 माइक्रोग्राम्स पर डेक्टिलेट, ठीक है, ये इनके अंदर देखा गया है। और जो अ लेवल दैट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टेटेड, जिस लेवल के ऊपर किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बात की है कि रिक्वायर ग्लोबल एंड द रीजनल इंटरवेंशंस, ठीक है, जो रिक्वायर है ग्लोबल इंटरवेंशंस के लिए कम से कम एटलीस्ट चिल्ड्रन के अंदर इतना ब्लड लेवल तो उनके अंदर होना ही चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर 2 स्टेटमेंट आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, पिछले कुछ समय से IIP का जो कंप्लीट प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहा है, इसलिए इसके ऊपर स्टेटमेंट बनाई गई। आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट है 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइजेज मोर देन हाफ ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं ये हाफ ऑफ द वेट इज इंक्लूड करती हैं किसका, IIP का। सेकेंड है रिफाइनरी प्रोडक्ट हैज़ द हाईएस्ट वेटेज इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, तो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है इसमें जो रिफाइनरी प्रोडक्ट है ये सबसे ज़्यादा इसका हाईएस्ट वेटेज देखा जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए।
चलिए समझ लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 2 है, मतलब केवल बी, ठीक है, सॉरी ये जो बी आंसर है ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है इसमें जो रिफाइनरी प्रोडक्ट है इसका सबसे ज़्यादा वेटेज देखा जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है क्योंकि ये मोर देन हाफ नहीं है, ये एटलीस्ट 40, ठीक है, तो 40 अप्रॉक्सीमेट 40% क्या है इसका कंसिडरेशन देखा जाता है, ठीक है, जो हाफ ऑफ द इसमें लिखा है ना, मतलब 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज मोर देन हाफ ऑफ द वेट ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो IIP है इसमें इनके जो प्रोडक्ट हैं ये टोटल GDP का हाफ ऑफ द प्रोडक्शन करते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए इसके बारे में। इट कंपाइल्ड एंड रिलीज बाय ऑफिस एंड इकोनॉमिक एडवाइजर, इसको OEA के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड द प्रमोशन जिसको DIP बोलते हैं एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको ये रिपोर्ट कंपाइल की जाती है, ठीक है। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इनका जो वेटेज है ये आपका 40.27, मैंने आपको लगभग 40 बताया था ना, तो ये एटलीस्ट एग्जैक्टली है 40.27%, ठीक है, 40.27% ऑफ द वेट ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड इन द IIP, ठीक है, जिसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए कौन कौन सा कितना वेटेज देता है। आप कोल को देखिए, पहले ये याद रखना है इसका जो बेस ईयर है, बेस ईयर कितना है 2011-12, डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा बेस ईयर कितना होता है IIP का, तो 2011-12 है, ठीक है। ऑप्शन है जो यहाँ पे जो आपको इंडस्ट्रीज़ दी गई हैं इनमें कितना कितना परसेंट है। कोल का आपका जो है 11-12 के हिसाब से 4% है, नेचुरल गैस का 2% है, क्रूड ऑयल का 3% है, रिफाइनरी का 11%, फर्टिलाइज़र 1%, स्टील का 7%, सीमेंट 2% एंड इलेक्ट्रिसिटी 7%। इस तरीके से 40.2660 दिस इज़ द एक्यूरेट परसेंटेज ऑफ द वेटेज ऑफ IIP, ठीक है, और जो 100% में से इतना आपका प्रोडक्शन प्रोवाइड कराती है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडे द लास्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड के ऊपर 2 स्टेटमेंट दी, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ एंडेमिक टू इंडियन हिमालयस, तो ये इंडियन हिमालयस में पाया जाता है। सेकेंड इट इज़ लिस्टेड एज अ वल्नरेबल स्पीसीज़ इन द IUCN रेड लिस्ट, तो ये जो वल्नरेबल स्पीसीज़ के अंदर इसको देखा जाता है IUCN की रेड लिस्ट में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में। राइट आंसर, इसकी जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी है, मतलब ये एंडेमिक नहीं है इंडियन हिमालयस में, मतलब ये जो एंडेमिक है जो लिखा हुआ है ना कि इंडियन हिमालयस में एंडेमिक हो गया है, तो ये गलत है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। इसके पहले जो यहाँ पर राइट आंसर थे आप समझ लिया, सेकंड आंसर सही है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जो स्नो लेपर्ड है ये ऑक्यूपाई करता है हाई माउंटेन्स को, ठीक है, क्योंकि जो स्नो एरिया होते हैं ये आपके नॉर्थ ईस्ट में ऊपर की तरफ ही होते हैं, तो वहाँ पे ऑक्यूपाई होता है, जिसको 12 कंट्रीज़ में देखा जाता है, ठीक है। और एक्सटेंड कहाँ से करता है? जो हिंदू कुश है, ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड द ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड द शेयर दरवा थ्रू द माउंटेन्स ऑफ पामीर, काराकोरम, कुनकुन एंड द हिमालयन टू सदर्न साइबेरिया एज वेल एज द रशिया, अल्टाई, सयान एंड द तन्नू ओला माउंटेन। तो दीज आर द लोकेशन वेयर द स्नो लेपर्ड ऑक्यूपाइज, ठीक है, जहाँ इनको पाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्नो लेपर्ड है ये पैंथेरा यूनिशन इनको कहा जाता है और ये वल्नरेबल स्पीसीज़ में आता है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, ठीक है, जिनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है किसकी? सिटीज़ की लिस्ट में। सिटीज़ की फुल फॉर्म क्या होती है? कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। तो ये इसकी सिटीज़ की फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन इसके ऊपर, और ये इसका एक मैप है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। तो ये जो ब्लू एरिया है, ये कंप्लीट जो ब्लू एरिया ये आपको बताता है कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड की लोकेशन है, ठीक है। जहाँ पे आपको इंडियन हिमालयन बस दिया गया था तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था इसका। तो देखिए ये कंप्लीट डिस्कशन था आज का पूरा 2 अगस्त का। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड जितना हो सके इसको शेयर करिएगा ताकि हर किसी को इसका एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके और एग्ज़ाम में वो इसका बेनिफिट लेके इसका उपयोग भी इसका अपना मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने पे इसका उपयोग कर सके। ओके, सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।